वेलकम टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूं एंड यू कैन सबमिट योर आंसर ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द रिव्यू पर्पस। आज का क्वेश्चन है MSME सेक्टर के ऊपर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि MSME सेक्टर का जो रोल होता है इंक्लूसिव ग्रोथ में, उसको आपको जस्टिफाई करना है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 15 marks, that means it has to be answered in 250 word, one full A4 sheet and other A4 sheet का one side only. The question is relevant from the paper 4 Indian economy perspective. देखिए क्वेश्चन का डायरेक्टिव वर्ड है जस्टिफाई। दैट मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं इन सपोर्ट अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम्स जो कि आ रही हैं। आर्ग्यूमेंट होंगे कि किस तरह से MSME सेक्टर इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आप मेंशन ये भी करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं MSME सेक्टर जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मोटा मोटा आप इस आंसर में इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि MSME सेक्टर कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करता है। देन यू कैन मेंशन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और द चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय MSME। उसके बाद वे फॉरवर्ड कि कैसे गवर्नमेंट जो है उसने उन चैलेंजेस को एड्रेस करा है या क्या करा जाना है, एंड इन द एंड यू कैन पुट अ कंक्लूजन। MSME सेक्टर को सत्यजीत सर ने बहुत बार न्यूज़पेपर में डिस्कस करा है। दीज आर ऑल द न्यूज़पेपर विच वी विल बी मेकिंग यूज़ इन राइटिंग दिस आंसर। देखते हैं सबसे पहले कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं MSME सेक्टर पर। आप एक सिंपल सा इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं MSME सेक्टर क्या होता है। तो आप बता सकते हैं कि MSME सेक्टर जो होता है दैट इज़ क्रूशियल टू द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर को ऐसे डिफाइन करा है जहां पर माइक्रो की डेफिनेशन, स्मॉल की डेफिनेशन और मीडियम की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है, और बोला गया है माइक्रो वो वाले सेक्टर होते हैं जहां पर इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होती है दैट इज़ नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड द एनुअल टर्नओवर इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़। सिमिलरली सेकेंड स्मॉल के लिए जो कॉस्ट होती है, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड द एनुअल टर्नओवर इज़ नॉट मोर देन 50 करोड़। एंड सिमिलरली मीडियम उनको बोलते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन 50 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर इज़ लेस देन 250 करोड़। तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, दैट विल बी कंसिडर्ड अ फेयर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट दूसरे टाइप का आप इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे सकते हैं, कोई फैक्चुअल इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। फैक्चुअल इंट्रोडक्शन में आप कोई एक MSME से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दीजिए और उससे प्रूव करने की कोशिश, उससे एग्जामिनर की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है MSME हमारी कंट्री के लिए। मैंने एक फैक्ट यहाँ पर दिया है कि MSME इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया आफ्टर द एग्रीकल्चर। सो ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है, थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर इसकी गलत हो गई है। स्टेटमेंट शुड बी दैट MSME इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। आपको जो PDF मिलेगा इस वीडियो के साथ, इन दैट आई विल करेक्ट दिस, एंड देन इट इज़ क्रूशियल टू द इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। देखिए MSME जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी, एंड हेयर देयर आर सर्टेन फैक्ट्स विच आई हैव लिस्टेड डाउन विच यू कैन रेडिली यूज इन योर आंसर टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट MSME इज़ फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। आप बता सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में 11 करोड़ तो है ही है, एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर आफ्टर एग्रीकल्चर। यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 45% टू इंडियाज एक्सपोर्ट, ओवरऑल GDP इज़ 40%, एंड देयर आर सर्टेन अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू द MSME सेक्टर। तो ये सब आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इकोनॉमी का है और यहाँ पर फैक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब आ जाते हैं इसका क्या रोल होता है इंक्लूसिव ग्रोथ में, दैट इज़ द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है MSME का इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के, दैट इज़ इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। देखिए हमारे देश में इस टाइम पर एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है उसमें एक प्रॉब्लम है। ये चीज़ आपको यहाँ के डेटा से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। 2018 में यहाँ पर 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंडस्ट्री, उनका एम्प्लॉयमेंट वो कितना प्रोवाइड करते थे
और उनका शेयर इन जीडीपी कितना है ये यहाँ पर डिस्कस करा गया है। तो अगर आप ऑब्जर्व करिए 2018 में इंडस्ट्रीज़ जो होती थी अपनी कंट्री में, दे वर प्रोवाइडिंग 24.7% एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स मोटा मोटा 25% एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री प्रोवाइड करती थी। एंड जीडीपी में जो उनका शेयर था दैट वाज 27%, मतलब अपने कंट्री का 27% जीडीपी इंडस्ट्रीज से आता था, जिसमें 25% एम्प्लॉयमेंट था। सिमिलरली आप देख सकते हैं सर्विसेज में 31% एम्प्लॉयमेंट होता है, 31% लोग काम करते हैं सर्विसेज में, जो कि जीडीपी का 49% प्रोड्यूस करते हैं। तो आप सर्विसेज के लिए देख सकते हैं कि कम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। 31% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो जहाँ से मिल रहा है वहाँ का ओवरऑल प्रोडक्शन 49% है। लेकिन अब देखते हैं एग्रीकल्चर की हालत। एग्रीकल्चर में 43.9% एम्प्लॉयमेंट है, दैट मीन्स मोटा मोटा 44% जो लोग हैं अपने कंट्री के वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। लेकिन देखिए प्रोड्यूस कितना कम हो रहा है, दैट इज़ ओनली 14.5% ऑफ जीडीपी। तो इससे एक बात समझ में आ जाती है कि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत कम है। यानी पर पर्सन जो प्रोड्यूस कर रहा है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बहुत कम होता है। ज़्यादा लोग काम करते हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट हमें हमारे कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में जो एक्स्ट्रा लेबर है, ज़्यादा लोग जो काम करने में लगे हैं एग्रीकल्चर में, उनको किसी दूसरे और प्रोडक्टिव सेक्टर में डाला जा सके। दीज सेक्टर्स कैन बी इंडस्ट्रीज, सर्विसेज। ऐसे सेक्टर्स में जब एग्रीकल्चर का लेबर जाएगा तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा, क्योंकि अभी वो ओवरऑल उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कम हो रहा है। और यही बात यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में लिखी गई है कि एमएसएमई जो होते हैं ये भी लेबर इंटेंसिव होते हैं। इसमें भी स्किल्ड लेबर की या अनस्किल्ड लेबर की डिमांड होती है एंड दे हैव अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए एग्रीकल्चर से जो लेबर को निकाला जाना है वो इसमें लगाया जा सकता है एमएसएमई में। मोर ओवर एग्रीकल्चर में जनरली लैंडलेस लेबरर बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। ये लैंडलेस लेबरर्स जो होते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ लाइक एससीज एंड अदर पर्सन हु आर मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। विमेन आर ऑल्सो ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू द लैंडलेस लेबरर्स, उनका एक बहुत बड़ा पार्ट विमेन होती हैं। तो इन लोगों को जो कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, अगर इनको एग्रीकल्चर से हटा करके एमएसएमई में डाला जाएगा तो इनकी इनकम भी बढ़ जाएगी और ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हमारी इकोनॉमी में। तो ये आप सबसे पहला पार्ट लिखेंगे कि एमएसएमई का इंक्लूसिव ग्रोथ लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है वैसी ग्रोथ जहाँ पर एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। जो हमारी सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जैसे एससीज, एसटीज़, विमेन, ट्रांसजेंडर, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दैट इज़ द इंक्लूसिव ग्रोथ इन नेचर। तो एमएसएमईज में जब लैंडलेस लेबरर्स शिफ्ट होंगे दैट देन इट विल कॉज इंक्लूसिव ग्रोथ। सेकेंड रोल होगा इंक्लूसिव ग्रोथ में एमएसएमई का कि हमारी कंट्री में अभी भी मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो रूरल एरियाज़ में ही रहते हैं। अराउंड 70% ऑफ द इंडिया इज स्टिल इन द रूरल एरियाज़ एंड दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेट नंबर। और एमएसएमई जो होता है दैट इज़ प्रोवाइडिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एरियाज़ में बिजनेसेस जो होते हैं दे आर ऑफ द एमएसएमई नेचर एंड इन दैट केस अगर एमएसएमई ज़्यादा होते हैं तो रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हो जाता है। रूरल एरियाज़ में जो पावर्टी है, गरीबी है या हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये सब कम होने लगते हैं क्योंकि इनका डेवलपमेंट होता है। आप इसमें एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया है ये भी एमएसएमई में ही आते हैं एंड दे आर एबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द विमेन इन द विलेजेस। आप इसका एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि इसीलिए गवर्नमेंट खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट भी करती है क्योंकि इससे विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है विलेज में। आप इसमें आसाम का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आसाम में भी बैम्बू से रिलेटेड देयर आर मैनी एमएसएमईज विच आर मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक बैम्बू ब्लाइंड्स, फ्लोरिंग, रूफिंग। As a result, these MSMEs based on the bamboo, they are able to provide the employment to the rural people of the Assam. तो ये दोनों एग्जाम्पल से आप इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि MSME जो होता है वो रूरल एरियाज़ में इंक्लूसिव ग्रोथ लाता है।
और रोल देखते हैं एमएसएमई के इन द इंक्लूसिव ग्रोथ। एमएसएमई का जो नेचर होता है दैट इज़ इनफॉर्मल इन नेचर, फॉर्मल सेटअप नहीं होता है, कोई भी आके कभी भी जुड़ जाता है, काम करने लगता है बिजनेस में। ऐसे में विमेन जो होती हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, और यही कारण है कि 20% जो हमारी कंट्री के एमएसएमई हैं दे आर विमेन ओन्ड, विमेन ही उनको चला रही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमएसएमई से रिलेटेड कि एमएसएमई जो होते हैं वो अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं और उसको ज़्यादा बेटर सैलरी भी दे पाते हैं कंपेयर टू द लार्ज फर्म्स। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्किल्ड लेबर को लेंगी, अगर वो अनस्किल्ड को लेंगी भी तो उसको उतने पैसे नहीं दे पाएंगी, क्योंकि पहले उनको स्किल करना पड़ता है उस लेबर को और फिर वो कुछ काम करा सकते हैं। लेकिन जो एमएसएमई होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, they are able to even take the unskilled labor and still they are able to provide them the pay which is more than the bigger firms. As a result जो लोग गरीबी में है, पावर्टी में है, उनका ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है जब वो एमएसएमई में जाते हैं। एमएसएमई जो होते हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कराते हैं। इसको आप समझ सकते हैं इस बात से कि जब कोई भी लेबर जाके एमएसएमई में काम करता है तो उसको अगर मंथली सैलरी मिलने लगती है, जो कि अभी बताया ही गया है ज़्यादा होती है, जब उसको सैलरी मिलती है तो वो थोड़ा थोड़ा सेविंग्स भी करता है बैंक में। जब सेविंग्स करता है तो उसको उसका फ़ायदा मिलने लगता है, वो अपनी पेंशन के लिए, घर के खर्चों के लिए, इन सब के लिए सेविंग्स करता है। एज अ रिज़ल्ट उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है, वो हमारे जो फॉर्मल बैंकिंग का सिस्टम है उसका पार्ट बनने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड एज द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ दैट पर्सन। सो एमएसएमई इसको भी ड्राइव करते हैं। और लास्टली हमारे कंट्री में एमएसएमई जो होते हैं ये ग्रास रूट लेवल पर इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर गांव में, अपने विलेज में, एरियाज़ में या सिटीज़ में भी कोई छोटे लेवल पर कोई इनोवेटिव काम करता है, कोई नया प्रोडक्ट बना देता है या कोई नई इनोवेटिव सर्विसेज देता है, तो एमएसएमई होने के नाते उसको बहुत सपोर्ट मिल जाता है सरकार की तरफ से। और इस तरह से एमएसएमई ग्रास रूट लेवल पर, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर कोई भी नई चीज़ अगर होती है, इनोवेशन होता है, उसको सपोर्ट उनको मिल जाता है जब उसको एमएसएमई का स्टेटस मिल जाता है। सो ये सब एमएसएमई के रोल हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या चैलेंजेस आ जाते हैं एमएसएमई में। देखिए क्वेश्चन ने आपको बोला था जस्टिफाई करना है आपको उसके रोल को, तो आपने पहले ही जस्टिफाई कर दिया, लेकिन अब ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम्स भी बता दें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एमएसएमई इंक्लूसिव ग्रोथ को उतना ड्राइव नहीं भी कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि देयर आर मैनी चैलेंजेस फेस्ड बाय एमएसएमई इन इंडिया, और उसके जो मेजर रीजंस हैं वो बता दिए। पहली बात है कि एमएसएमई को क्रेडिट का एक्सेस नहीं होता है, जैसे कि अगर वो बैंक में जाते हैं लोन लेने तो उनको जनरली लोन नहीं मिलता है। बहुत छोटे बिजनेसेस होते हैं, कभी भी बंद हो गए, तो बैंक वाले स्केप्टिकल होते हैं, लोन देने में थोड़ा सा डरते हैं कि एमएसएमई को लोन देने में। एज़ कम्पेयर टू दैट अगर बड़े बिजनेस है, कोई इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है जिसकी बहुत टाइम से प्रेजेंस है या कोई ज़्यादा कमाई करने वाला है, उसको बहुत ईजिली बैंक लोन दे देता है। सेकेंड रीज़न होता है कि उनके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं होता है, अच्छे मजदूर नहीं होते हैं जो अच्छा काम कर पाएँ, अनस्किल्ड लेबर होता है। थर्ड है कि वो मार्केटिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा बेटर मार्केट्स में एक्सेस नहीं होता है, छोटे लेवल पर काम करते हैं तो आसपास की ही मार्केट में ही जा कर के अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, और अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, उसको प्रॉपरली उसके बेनिफिट्स हैं वो बताना, ये सब उनको उतना अच्छा नहीं आता है। दैट इज़ वाई दे हैव अ पुअर मार्केटिंग स्किल्स ऑल्सो। उनकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी पुअर हो जाता है। ये आप समझ ही सकते हैं कि जब मैन पावर अच्छा नहीं है, जब उनके पास लोग नहीं अच्छे काम करने वाले, तो क्वालिटी भी उतना नहीं आएगी। और एक जो बड़ा फैक्टर एमएसएमई को अक्सर परेशान करता है वो ये कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एमएसएमई को लेकर के, वो बहुत जल्दी बदलते भी रहते हैं। इसमें आप अपने आसाम की केस स्टडी दे सकते हैं। अब आप इस टाइप के किसी क्वेश्चन में आप अपने एग्जाम्पल की जगह एक केस भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 2 to 3 लाइन्स, जहाँ पर आप बता सकते हैं कि आसाम की जो गवर्नमेंट है उसने अभी एमएसएमई के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई, एंड अंडर द प्रेशर इट टुक बैक दैट ऑर्डिनेंस दैट वाज डिस्कस्ड बाय सत्यजीत सर इन 10th July 2020 न्यूज़पेपर। यू कैन गो थ्रू दैट एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इशू देयर।
So after describing these challenges faced by MSME, I want to give you this thing in a diagram format. देखिए, हमारे कंट्री में MSME बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है, तो यहाँ पर 4-5 लिखने से अच्छा है कि आप एक छोटे से डायग्राम के थ्रू आप बता दें MSME में क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है MSMEs के साथ वो ये कि उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है, मतलब वो बैंक में कोई चीज़ गिरवी रख करके लोन नहीं ले पाते हैं। दे हैव बिकॉज नो कोलेट्रल, और यही जो पहला कारण था दैट दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द फॉर्मल क्रेडिट, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि दैट दे डू नॉट हैव अ कोलेट्रल टू पुट इन द बैंक। जब उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है तो उनके पास बैंक की तरफ से मिलने वाला फॉर्मल क्रेडिट नहीं होता है। लेकिन अगर बिजनेस करना है तो पैसा तो चाहिए होगा, तो पैसे के लिए वो जाते हैं इनफॉर्मल लेंडिंग में। जो बैंक्स नहीं, जो कोई भी बड़े बड़े जो दूसरे बिजनेसमैन हैं जिनके पास कैपिटल है देने को, वो उनके पास जाते हैं और इनफॉर्मली उनसे बोरो करते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम होती है कि इसके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो उनको नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है दैट दे आर नॉट एबल टू मेक द इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन बिजनेस। पहली बात तो खुद के पास पैसा था नहीं तो उन्होंने बोरो करा, बोरो भी करा ऐसी जगह से ही बोरो कर पाए जिसके खुद के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं। जब खुद के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं तो उनके पास ज़्यादा सेविंग्स हो नहीं पाती है। जब ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाती है तो टेक्नोलॉजी में उनको जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है जिससे उनके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हो पाएँ वो उनका हो नहीं पाता है। दैट इज़ वाई दे हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। जब लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी होता है, साथ में एक और प्रॉब्लम कि रॉ मटेरियल जो होता है वो भी उनको अच्छा नहीं मिल पाता है। ये भी आप समझ सकते हैं कि जब सेविंग्स ही नहीं ज़्यादा हो रही हैं तो क्या उनके पास रॉ मटेरियल के बाय करने के लिए पैसे आएंगे। तो ये दोनों की वजह से उनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा ही पुअर होता रहता है। नेक्स्ट उनके पास प्रॉब्लम आती है कि जब क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ही पुअर है तो वो बेटर मार्केट्स में जा कर के बेच भी नहीं पाते हैं अपने प्रोडक्ट को। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी उनका कम हो जाता है। इवन दो उनके प्रोडक्ट इतनी मेहनत से बना रहे हैं लेकिन उसको एक्सपोर्ट उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं क्योंकि क्वालिटी में वो बीट कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि जब इतने सारे उनके साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जहाँ पर उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है बैंक से, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं अच्छे हैं, वो सब की वजह से वो मार्केट में जा कर के बेच भी नहीं पा रहे हैं, और उसमें भी हमारे देश की जो सरकार है वो उनको अलग अलग तरीके से शॉक्स देती रहती है। ये हमारे कंट्री में लास्ट 4-5 ईयर से चल रहा है। बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम में रूल्स बदले गए हैं बहुत ही कम टाइम में, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी का रिफॉर्म आया, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया। अपने नॉर्थ ईस्ट में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था उस टाइम पर भी जो कुछ भी रायट्स हुए उसकी वजह से भी बहुत सारे MSMEs को नुकसान पहुंचा। तो एक MSMEs इस टाइप के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिनसे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डैमेज पहुंचता है, इनको बहुत ज़्यादा दे कैन नॉट टॉलरेट दीज इवेंट्स because they do not have that much capital or the savings with them so that they are able to pay their worker when they are not doing any work। ये बात आप समझ सकते हैं। वो बिजनेस जिसके पास ज़्यादा सेविंग्स है ही नहीं वो अपने वर्कर को मुफ्त में बैठा के खिला नहीं सकता है। एज अ रिज़ल्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि उनका जो मैन पावर है वो जनरली माइग्रेंट लेबर का ही होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्किल होने में इंटरेस्टेड होता नहीं है। वो बस थोड़े दिन काम करता है, अपना घर चला जाना चाहता है, दूर जगहों से आता है, माइग्रेंट की जैसे काम करके बस घर जाना चाहता है, वट एवर इट गेट्स। बिकॉज उस लेबर को भी पता है कि ये बिज़नेस आज चल रहा है कल को बंद हो जाएगा बाय एनी रीज़न, लाइक कोविड, लॉकडाउन, या CAA में एजिटेशन हो जाएगा, या फिर डिमोनेटाइजेशन होगा। सो इस तरह से सिस्टम पर से फेथ उठता ही जा रहा है हर किसी का ही, और उसी का ही प्रॉब्लम होता है कि वो लेबर जब वो रेगुलरली काम ही नहीं करता है, परमानेंट बन के ही नहीं रहता है, तो MSME भी उसको फॉर्मलाइज नहीं करते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एक फॉर्मल कंपनी की तरह से काम होता ही नहीं है। तो ये सब अगर आप देखेंगे ये डेप्थ में जा कर के है पूरा MSME के इश्यूज़। अगर क्वेश्चन आ जाता कि एक्सप्लेन द
challenges faced by MSME sector, then you would have explained all these things in depth. यहाँ पर बस आप एक छोटे से डायग्राम में ही अपनी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर को दिखा दीजिए कि आपको सब पता है, इवन दो आपको जाकर के हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है डिटेल में, बस हेडिंग डाल डाल के एक छोटे से डायग्राम में बता दीजिए जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि आपको आता है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे। देखिए, हमारे देश की सरकार ने बहुत कुछ करा है एमएसएमईज के लिए, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे उद्यमी मित्रा पोर्टल लिया हुआ है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनवाया हुआ है, गवर्नमेंट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई भी करा गया है, एमएसएमई संबंध बिपोनी स्कीम है अपने आसाम में जिसमें एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को मार्केट करा जा रहा है। डिस्पाइट ऑल दीज इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, देयर इज स्टिल मोर टू बी डन इन ऑर्डर टू मेक एमएसएमईज मोर इंक्लूसिव इन नेचर। पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एमएसएमईज के लिए एक यूनिफॉर्म और कोहेरेंट पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी पॉलिसी जो जल्दी जल्दी बदले नहीं, जो है वो वही रह जाए। दूसरी बात है कि जैसा मैंने बताया कि एमएसएमई में अनस्किल्ड लेबर ज़्यादा होता है, वो रेडिली काम कर लेता है, उसके लिए अब ज़रूरी है कि उसका स्किल डेवलपमेंट करा जाए और अनस्किल्ड को स्किल्ड करा जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बेटर क्वालिटी के होने लगेंगे, ज़्यादा मार्केटेबिलिटी होगी, ज़्यादा उनका प्रॉफिट बढ़ेगा और सेक्टर बेटर होता जाएगा। थर्ड चीज़ होती है एमएसएमई को इंडस्ट्री का जो फोर्थ रेवोल्यूशन आ रहा है विच इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्री 4.0, उसके लिए प्रिपेयर करना। देखिए, दो दिन पहले ही अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात करी थी, जिसमें बताया था कि अब जो होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स, 5G टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगेंगी। ऐसे में ज़रूरी है कि जो ट्रेडिशनल एमएसएमई है उनको अपग्रेड करा जाए, उनको प्रिपेयर करा जाए इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द बिगर कंपनीज। और लास्टली गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करवाने की ज़रूरत है एमएसएमई के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वेस्टमेंट मिल पाए और वो अपना काम कर पाएँ। तो दीज आर सम जनरल टाइप ऑफ द वे फॉरवर्ड सजेशंस विच यू कैन राइट इन दिस आंसर। लास्टली आप इसके कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इवन दो हमारे देश की जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसका टारगेट तो है कि जीडीपी का 50% तो आना चाहिए एमएसएमई से बाय 2025 तक आना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान बनाया जाए, कोहेरेंट प्लान बनाया जाए, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ हो पाए इंडिया में। So next we have the certain MCQs which are related to this answer. You can attempt these MCQs and put your answer in the YouTube comment section. This is all from my side. Thank you.